छात्र लिखा साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग रात के बांगड़ महाविद्यालय जीतवाना में कार्यरत। आज हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने मूल अधिकारों का अर्थ और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। यानी अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताओं में हमने जो पहले पढ़ा था उसमें जैसे कि व्यापक विस्तृत अधिकार पत्र है, व्यवहारिकता पर आधारित है, सीमित है, न्यूनतम नहीं है, अनगिनत नहीं है, यानी कि अनगिनत यानी प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है और मूल अधिकार की रक्षा की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जैसे भाग 3 में 7 स्वतंत्रताओं का 7 अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जिसमें से एक अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। अब हम जो अधिकारों का अध्ययन करते हैं, जो 6 अधिकार रह गए उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का अध्ययन करते हैं। आज हम केवल समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का ही अध्ययन करेंगे। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है और उसमें जैसे कि जो अनुच्छेद है उसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद है यानी प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है, हम कह सकते हैं समानता का अधिकार को, कानून के समक्ष समानता। यानी अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता यानी कि अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद के प्रथम भाग के शब्द कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। सर आइवर जेनिंग के अनुसार इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। कानून का समान संरक्षण यह वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है तो इससे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। यानी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों में जो आदर्श को लैंगिक श्रेणी का दर्जा मिला, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में किन्नरों यानी आदर्श जेंडर जो है को एक अलग पहचान देते हुए उन्हें पृथक लैंगिक श्रेणी में रखने तथा उनके लिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की खंडपीठ ने 15 अप्रैल 2014 को दिए गए अपने निर्णय में कहा कि किन्नरों यानी आदर्श को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को मानते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए।
तथा उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के बाद अब वोटर आईडी जैसे किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए तीसरी श्रेणी भी होगी, महिला पुरुष और किरण श्रेणी होगी। समानता के अधिकार के अंतर्गत मूल संविधान में महिला पुरुष की समानता की बात कही गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के बाद अब यह शब्द संशोधित करके महिला पुरुष और किन्नर की समानता में बदल दिए गए। इसके पश्चात जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी अनुच्छेद 15 के अनुसार यानी कानून के समक्ष समानता के साथ साथ अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों आदि के प्रयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर यानी अनुच्छेद 16 है, जो राज्य के नौकरियों में समानता है, समान अवसर है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इसी प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। अस्पृश्यता का निषेध। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। यानी हिंदू समाज में अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया। यह कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का उपयोग अवश्य हो, लेकिन कोई दुरुपयोग ना हो। उपाधियों का निषेध इसके बाद में आता है, जो अनुच्छेद 18 में, यानी ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में जो हमारा भारतीय संविधान बनाया गया, इनका निषेध कर दिया गया। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 के उपयुक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही।
उपाधियां प्रदान करने की इस व्यवस्था को कुछ पक्षों द्वारा अनुचित और संविधान के प्रतिकूल बताया जाता रहा है। इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि उपाधियां प्रदान करने की व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। यानी ये एक प्रकार से समानता के अधिकार में हमें 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद, तीनों अनुच्छेदों का उल्लेख हमें मिलता है और इन तीनों के माध्यम से हमें कह सकते हैं कि जो समानता का अधिकार है उसमें एकदम स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करके हमें भारतीय संविधान ने स्वतंत्र समानता का अधिकार दिया है। यानी इसके बाद में अनुच्छेद 19 से 22 तक संविधान में, यानी अनुच्छेद जो है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है और स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों की 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इसमें स्वतंत्रता यानी संपत्ति की स्वतंत्रता जो थी उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसी के साथ में एक जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। अब स्वतंत्रता में भी हमारे पास में 6 स्वतंत्रताएं हैं। यानी पहला हम कह सकते हैं, यानी इससे पहले हम कह सकते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है अनुच्छेद में 6 स्वतंत्रता दी गई है। उसमें सबसे पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता एक प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था। अपमान, लेख और वचन, न्यायालय अपमान, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात और राज्य की सुरक्षा के हित में ही इसे सीमित किया जा सकता था। रमेश थॉपर बनाम मद्रास राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा कि अपराध के लिए उत्तेजित करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के कामों को उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अतः संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951, जिसे हम कहते हैं 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, है ना। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया और अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है वे इस प्रकार है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय अपमान, अमानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। 1963 के 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। प्रेस भी विचार और अभिव्यक्ति का ही एक साधन है। मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 1988 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर लागू होता है। न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में विशेष तौर पर बातचीत, साक्षात्कार या इसी तरह के कार्यक्रमों में यदि बिना किसी कानूनी आधार के कोई काट छांट की जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई को अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 10 फरवरी 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने, मनोरंजन करने का अधिकार सम्मिलित है। खेलकूद गतिविधियों के प्रशासन का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारत आकाश पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य एजेंसी के प्रसारण अधिकार की सीमाएं हैं।
इस अधिकार के क्रियान्वयन की दिशा में ही हम ये कह सकते हैं कि इस अधिकार क्रियान्वयन की दिशा में ही वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आम नागरिकों को केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं से भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक अलग से जोड़ दिया गया हमारे लिए। इसके बाद में आता है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसके बाद में समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। यानी समुदाय और संघ के निर्माण का स्वतंत्रता 19 अनुच्छेद में संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों में ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता के आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदाय को निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे और शांति व्यवस्था को भंग करे। इसके पश्चात अनुच्छेद 19 में भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी घूम फिर सकता है। यानी कि भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसके पश्चात जो अनुच्छेद में आबाद निवास के बाद में आबाद भ्रमण के बाद में आबाद निवास की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था इकहाली नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके पश्चात वृत्ति आज उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है। यानी कि संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं को उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। यानी ये भी कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदत्त की गई उपयुक्त स्वतंत्रता असीमित नहीं है और इनमें से प्रत्येक पर प्रतिबंध लगा दिए गए। संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा इन प्रतिबंधों की आलोचना की गई थी, जैसे प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था, वास्तव में 19वें अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई ये स्वतंत्रताएं इतनी संदेहपूर्ण हो गई कि इन स्वतंत्रताओं की खोज करने के लिए दूरबीन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। सरदार हुकम सिंह और कुछ अन्य सदस्यों ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे, लेकिन विद्वान व्यक्तियों के इन तर्कों के बावजूद असीमित स्वतंत्रता की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक सभ्य समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को असीमित रूप में कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। इन प्रतिबंधों के होते हुए भी ये स्वतंत्रता इस दृष्टि से सुरक्षित है कि इन स्वतंत्रताओं पर केवल युक्तियुक्त प्रतिबंध ही लगाए जा सकेंगे। प्रतिबंध की युक्तियुक्तता या औचित्य का निर्णय न्यायालय ही करेगा। चिंतामणि राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य के विवाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधानमंडल द्वारा युक्तियुक्त या उचित प्रतिबंध का निर्धारण अंतिम नहीं होगा, यह अधिकार न्यायालय को प्राप्त होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति पर्याप्त सजग और प्रतिबंधों के औचित्य के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिमी बंगाल सुरक्षा कानून की धारा 38 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
पाकिस्तानी शरणार्थियों आगमन नियंत्रण कानून 1947 की धारा 7 को अवैध घोषित किया जा चुका है। मद्रास राज्य बनाम वीजी राव तथा रशीद अहमद बनाम केंद्र सरकार तथा और अन्य भी ऐसे अनेक विवादों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अनुचित नियंत्रणों से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार विशेषतः अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 1947 में 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए। प्रथम निर्णय में कहा गया कि टेलीफोन टेपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है, अतः राज्य के द्वारा टेलीफोन टेपिंग का उस समय तक आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 1997 को दिया। इस निर्णय में विशेष उद्देश्य से किसी संगठन द्वारा करवाई गई हड़ताल तथा किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा जबरन करवाए गए बंद में अंतर करते हुए बंद को गैर कानूनी घोषित किया है। बंद में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता व जनजीवन ठप कर दिया जाता है। अब देखना यह है कि इस अदालती निर्णय की क्रियान्वित किस प्रकार किया जाता है। अपराध, इसके बाद में अनुच्छेद 19 के बाद में अनुच्छेद 20 जो आता है हमारे पास में, वो है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में, यानी अनुच्छेद 20 है। इसमें इसके अनुसार अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात अनुच्छेद 21 है, जो अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है, यानी कि इस प्रकार से इसमें जोड़ा गया एक अनुच्छेद और है हमारे जो जोड़ा गया था, और अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 21 का, यानी शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यानी कि अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात आता है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण जो है अनुच्छेद यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें यह है कि हमें इसके बाद में जैसे जीवन की स्वतंत्रता के बाद में 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस जो है अनुच्छेद 22 में है। इसमें ये विशेष रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा, और बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं है। उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर। द्वितीय, निर्वाक निरोधक अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। यह निर्वाहक निरोधक अधिनियम जो था वो भारत ने विशेष रूप से लागू किया और ये वास्तव में बहुत ज़रूरी भी था कि उस समय तक हमें ये मिले, अभी तक मिलता रहे। यानी निर्वाहक निरोधक अधिनियम जो है अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निर्वाहक निरोध की चर्चा की गई। यह भारतीय संविधान की सबसे अधिक विवादास्पद धारा है। इससे यद्यपि संविधान निर्वाहक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निर्वाहक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी दंड प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का ही नजरबंदी है। निर्वाहक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड नहीं देना, अवरन उसे अपराध करने से रोकना है। सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होता है। निर्वाहक निरोध के संबंध में विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाहक निरोध सामान्य काल तथा संकट काल दोनों में लागू होता है। विश्व में किसी भी प्रजातंत्र राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ब्रिटेन, अमेरिका आदि प्रजातंत्रात्मक राज्यों में केवल युद्ध काल में इसका आश्रय लिया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान युद्ध और शांति दोनों समय के लिए निर्वाहक निरोध का व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में की गई निर्वाहक निरोध की इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अन्य अधिनियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख अधिनियम जिसमें निर्वाहक नजरबंदी अधिनियम 1975 तक लागू, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मिसा जिसे हम कहते हैं 1971 से 1979 तक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981 से लागू, आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां निरोध कानून टाडा 1985 से 95 तक लागू, आतंकवाद निरोधक कानून जो हमारे यहाँ पर लागू हुआ था 2002 जिसे हम कह सकते हैं कोटा जिसे हम कह सकते हैं 2002 से मार्च 2004 इसे लागू किया गया। 21 सितंबर 2004 को अधिनियम के आधार पर कोटा निरस्त कर दिया गया। 6 जो है गैर कानूनी गतिविधि निर्वाहक निरोध 2004। अभी एक और केंद्र सरकार ने जिसके तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है व्यक्ति को, एक कानून और निकला है। यानी कि निर्वाहक निरोध के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में हम अध्ययन करें तो उसमें ये पाते हैं कि पहले हम जैसे 1950 का जो लें, अनुच्छेद 22 के भाग 4, 5, 6 के अंतर्गत निर्वाहक निरोध का उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत संसद के द्वारा संसद 1950 से ईस्वी में निर्वाहक नजरबंदी अधिनियम पारित किया गया और समय समय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जाती रही है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक चला। इस काल में विरोधी दलों द्वारा अनेक बार ये आरोप लगाया गया कि शासन के द्वारा इस अधिनियम की व्यवस्था का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। गुणोत्तर में संसद में कांग्रेस को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण इस अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 मिसा 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मिसा को अपनाया गया। मिसा की व्यवस्था निर्वाहक निरोध अधिनियम से भी कठोर थी। निर्वाहक निरोध अधिनियम के अंतर्गत नजरबंदी की अधिकतम अवधि 1 वर्ष थी। मिसा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति परामर्शदाता मंडल से सलाह प्राप्त किए बिना संकट काल की अवधि में अधिक से अधिक 21 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। मिसा के अंतर्गत ऐसे किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है कि जो भारतीय प्रतिरक्षा सुरक्षा समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कार्रवाई करता है। मिसा की इस व्यवस्था को 1974, 75 और 76 में राष्ट्रपति द्वारा विविध आदेश जारी कर और अधिक कठोरता प्रदान की गई। निर्वाहक निरोध के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था संविधान सभा के अत्यधिक विवाद का कारण बनी थी और संविधान लागू किए जाने के बाद भी अनेक पक्षों द्वारा इसकी आलोचना की गई। 1975 में घोषित आपातकाल के अंतर्गत तो निर्वाहक निरोध और मिसा की व्यवस्था बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। अतः निर्वाहक निरोध और मिसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितांत आवश्यक था। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ ऐसे प्रबंध किए गए जिससे शासक वर्ग द्वारा निर्वाहक निरोध कानून की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग न किया जा सके। 1971 में जारी किया गया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मिसा 44वें संविधान संशोधन प्रतिकूल था। इस कारण अप्रैल 1979 में इससे स्वतंत्र हो गया। यानी दोनों राज्यों को निर्वाहक निरोध कानून बनाने, यानी केंद्र राज्य दोनों को भी निर्वाहक निरोध कानून बनाने लागू करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया बाद में 80 में। सत्ता परिवर्तन के बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 22 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया और घोषणा की गई कि अध्यादेश जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त भारतीय संघ के अन्य सभी राज्यों पर लागू होगा। फरवरी 1981
में इस अध्यादेश को कानून का रूप प्रदान कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा कानून निर्वाध निरोध की व्यवस्था की गई। 22 जून 1984 को राष्ट्रीय शिक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश 1984 जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा कानून की व्यवस्थाओं में निम्न परिवर्तन किए गए। यानी प्रथम यह संशोधन किया गया कि किसी व्यक्ति की नजरबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने या आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस ले लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नजरबंद किया जाता है। मुख्य प्रावधान यह है कि किया गया है कि नजरबंदी के प्रत्येक कारण पर अदालतों का अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। अभी तक स्थिति यह थी कि नजरबंदी के अनेक कारणों में से किसी एक को भी अदालत अवैध पाती थी तो नजरबंदी को गैर कानूनी घोषित करके नजरबंद व्यक्ति को रिहा करने का फैसला दे देती थी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय कानून सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक अधिनियम 1976 पोसा यानी COFEPOSA यानी 19 दिसंबर 1974 से लागू है और 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के आधार पर इस अधिनियम संशोधित करके तस्करों के लिए नजरबंदी की सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। निर्वारक निरोध की व्यवस्था के अंतर्गत ही एक और कानून आतंकवादी विरोधी अधिनियम टाडा लागू किया गया। 1993 में अप्रैल 1993 में भारतीय संसद ने इस कानून की अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी और यह कानून मई 1995 से लागू रहा। लेकिन मई 1995 के बाद कानून लागू नहीं है। निर्वाध निरोध की व्यवस्था के तहत अंतर्गत टाडा सबसे अधिक कठोर कानून था। आतंकवाद निरोध कानून कोटा निरोधक कानून कोटा की समाप्ति। निर्वाध निरोध कानून की श्रेणी में एक और कानून आतंकवाद निरोधक कानून कोटा मार्च 2002 ईस्वी में लागू किया गया था, लेकिन यह कानून और व्यवहारिकता में कुछ राज्य सरकार द्वारा इसका प्रयोग प्रारंभ से ही भारी विवाद का विषय बन गए। मई 2004 में इसमें गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत इस कानून को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया था। 21 सितंबर 2004 को अध्यादेश के माध्यम से पोटा कानून निरस्त कर दिया गया। पोटा समाप्त होने के तुरंत उपरांत राष्ट्रीय समीक्षा समिति वर्ष भर तक पोटा के तहत दर्ज 333 मामलों की समीक्षा करेगी और समिति जिन मामलों को जारी रखने की सिफारिश करेगी केवल उन मामलों में पोटा के तहत मुकदमे जारी रहेंगे। गैर कानूनी गतिविधि निरोध अध्यादेश 2004 पारित किया गया। पोटा कानून को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 ईस्वी में गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अध्यादेश जारी किया गया है। यह कानून मूलतः 1967 ईस्वी में बनाया गया था। सितंबर 2004 ईस्वी में इसमें 54 संशोधन करते हुए इसे अध्यादेश के रूप में स्वीकृति दी गई। यानी कि इसे अध्यादेश में रद्द किए गए पोटा कानून के कई प्रावधानों को जैसे को तैसे शामिल कर लिया गया। निर्वाध निरोध या मिश्रा टाडा पोटा की आलोचना की गई है। जैसे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इससे असफलताओं को शिरोमणि बताया। बख्शी टेकचंद ने इसे दमन और निरंकुशता का पत्र बताया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाजन ने इसे एक निर्णय में कहा था कि निर्वाध निरोध कानून प्रजातांत्रिक संविधानों के प्रतिकूल है एवं विश्व के अन्य किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में वे नहीं पाए जाते। यह आश्चर्य की बात है कि इससे संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय के स्थान पर दिया गया। न्यायाधीश मुखर्जी ने इस संबंध में निर्वाध निरोध कानून की आलोचना करते हुए कहा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा निर्वाध निरोध के दुरुपयोग के विरुद्ध कुछ व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी इसकी निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती है। 2 महीने की नजरबंदी का समय भी अधिक है। यह अवधि 15 दिन या अधिक से अधिक 1 महीना हो। व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की अवधि में शारीरिक यातना दी जा सकती है। इससे बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया। निरोध की अवधि में बंदियों के परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। शांति काल में निर्वाध निरोध के उपयोग को रोकने या दलीय हितों के लिए इसका प्रयोग होने से रोकने की व्यवस्था नहीं है। यानी इतना होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि निर्वाध निरोध की स्थिति कमजोर थी। इसका औचित्य जो था निर्वाध निरोध के संबंध में कि व्यवस्था की इन आलोचनाओं के बावजूद भी इसके बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में निर्वाध निरोध की व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक उपयोगी है। संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि
अपने विध्वंसकारी करतूतों से देश की स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नहीं है। अतः इन विध्वंसकारी कार्यों को रोकने के लिए निर्वाक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रतिकूल नहीं है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने निर्वाक निरोध कानून की उपयोगिता इन शब्दों में स्वीकार की थी कि यह भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातांत्रिक संविधान में कोई स्थान नहीं है, जो मौलिक अधिकार की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई जिनसे नवजात प्रजातंत्र राष्ट्र को खतरा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से निर्वाक निरोध की व्यवस्था एक भरी हुई बंदूक के समान है जिसकी किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति की रक्षा भी कर सकती है उसकी हत्या भी उस बंदूक का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से और विवेक पूर्वक ही किया जाना आवश्यक है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक है, जिसमें 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, फिर संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29-30 है, उसके बाद में 32वां अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रामादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा है, उसका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही अध्ययन करेंगे हम।